कल नगरोटा और बडगाम के नतीजे आने वाले हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों के बीच ये चर्चा जोरों पर है कि इस बार वोटों का अंतर बेहद कम रहने वाला है। इन दोनों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों ने न केवल स्थानीय राजनीति के लिहाज से एक अहम बल्कि इसके परिणाम से प्रदेश की राजनीतिक दिशा पर भी गहरा असर पड़ने का अनुमान जताया है। बडगाम और नगरोटा दोनों ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं, जहां मतदाता समुदायों का जटिल समीकरण और स्थानीय नेताओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न एक साथ जुड़ा हुआ है। नगरोटा में इस बार बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि ये सीट साल 2024 में दिवंगत बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन से खाली हुई थी। बीजेपी ने उनके राजनीतिक उत्तराधिकार को बनाए रखने के लिए उनकी बेटी देवयानी राणा को मैदान में उतारा है। देवयानी के लिए ये चुनाव केवल एक राजनीतिक परीक्षा नहीं, बल्कि अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर भी है। नगरोटा सीट पर बीजेपी ने पिछली बार भारी अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम और पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह से उसे कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। नगरोटा के शहरी और ग्रामीण मतदाताओं का मिला जुला रिएक्शन हमेशा से इस सीट को रोमांचक बनाता आया है। यहाँ मुस्लिम और गुज्जर समुदाय के मतदाता एक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं और उनका झुकाव जिस उम्मीदवार की ओर होता है, जीत का पलड़ा अक्सर उसी के पक्ष में झुक जाता है। नगरोटा में इस बार 74.82% मतदान हुआ, जो काफी उत्साहजनक माना जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का निकलकर मतदान करना यह दर्शाता है कि जनता इस चुनाव को गंभीरता से ले रही थी। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग ने सभी 150 मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग सुनिश्चित की थी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना की संभावना को खत्म किया जा सका। दूसरी ओर बात घाटी की महत्वपूर्ण सीट बडगाम की कर लेते हैं, जिसने चुनावों से ठीक पहले खूब सुर्खियां बटोरी। बडगाम सीट का मुकाबला इस बार और भी रोचक रहा। यह सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जब उन्होंने गांदरबल सीट अपने पास रखने का फैसला लिया था। बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास बहुत मजबूत है। 1977 से अब तक ये सीट पार्टी कभी नहीं हारी है। इसीलिए इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी परंपरागत पकड़ को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने आगा सईद महमूद को उम्मीदवार बनाया, जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आगा सईद मुंतजिर मेहंदी को मैदान में उतारा। बीजेपी की ओर से आगा सईद मोहसिन इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते नजर आए और इन तीन आगाओं के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिष्ठा दांव पर रही। दिलचस्प बात यह है कि बडगाम में 17 उम्मीदवार मैदान में थे। मतदान प्रक्रिया के लिए 2 बैलेट यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि एक मशीन में अधिकतम 15 उम्मीदवारों और नोटा का ही विकल्प होता है। बडगाम में लगभग 1,26,000 से ज्यादा मतदाताओं के लिए 173 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सुबह की कड़ाके की ठंड के कारण शुरुआत में मतदान की रफ्तार धीमी रही, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकला, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखने लगी। बडगाम में 50.01% मतदान दर्ज हुआ, जो इस क्षेत्र के सामान्य औसत के बराबर है। इस बार ये मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने हैं, लेकिन बागी सांसद आगा सईद रूहुल्ला ने दोनों प्रमुख दलों के गणित को उलझा कर रख दिया है। बड़ी बात यह है कि आगा सईद रूहुल्ला मेहंदी, जो कि मौजूदा समय में श्रीनगर से सांसद हैं, बडगाम से मुख्यतः ताल्लुक रखते हैं। शिया समुदाय में उनकी बहुत बड़ी पकड़ और बहुत बड़ी पैठ है। बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित रूहानी नेता के तौर पर भी उनकी पहचान है और उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज़ होना, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी दूरियां होना बडगाम विधानसभा के उपचुनावों को खासा प्रभावित करती नजर आई। रूहुल्ला की स्वतंत्र उम्मीदवारी ने चुनाव को नया मोड़ दे दिया, क्योंकि वो बडगाम के प्रभावशाली शिया समुदाय से आते हैं और स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। उनकी स्वतंत्र उम्मीदवारी से ताल्लुक है कि उनका चुनावी प्रचार में ना उतरना और नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूरियां बनाना। बडगाम विधानसभा क्षेत्र में शिया मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ऑलमोस्ट 30% के आसपास उनका वोट शेयर है। यही वजह है कि यहाँ हर दल ने अपने उम्मीदवारों का चयन इस समुदाय की नब्ज को देखते हुए किया। बडगाम में जीत का अर्थ केवल एक विधानसभा सीट हासिल करना नहीं, बल्कि पूरे जिले में राजनीतिक प्रभाव जमाना है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिष्ठा भी इस सीट से जुड़ी हुई है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सीट गंवाती है, तो इसे पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। बडगाम में कश्मीरी विस्थापित मतदाताओं के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए थे। कुल 24 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें जम्मू में 19, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 केंद्र शामिल थे।
हालांकि इन केंद्रों पर मतदान अपेक्षाकृत कम रहे। जम्मू में 157, उधमपुर में 11 और दिल्ली में मात्र 10 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बावजूद इसके निर्वाचन आयोग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त किए थे। वोटों की गिनती अब 14 नवंबर को होनी है और परिणामों को लेकर उत्सुकता चरम पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार दोनों सीटों पर परिणाम बेहद करीबी रहने की संभावना है, यानी कि जो वोट का डिफरेंस है, जो मार्जिन है, वो बहुत कम रह सकता है। नगरोटा में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, जबकि बडगाम में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। दिलचस्प बात यह भी है कि 2024 के इंतखाबातों में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इस बार बडगाम में जो समीकरण बन रहे थे, जो राजनीतिक माहौल बन रहा था, उसे देखते हुए बीजेपी ने भी हथौड़ा मारने की कोशिश की और आगा सईद महमूद को अपना उम्मीदवार बनाया। मतदान प्रतिशत और विभिन्न समुदायों के रुझान को देखते हुए कोई भी दल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त फिलहाल नहीं है। प्रदेश की राजनीति पर इन उपचुनावों का असर व्यापक हो सकता है। अगर बीजेपी नगरोटा में जीत बरकरार रखती है तो ये पार्टी के लिए जम्मू क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने का संकेत होगा। वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम सीट पर विजय हासिल करती है तो ये उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व को मजबूती देगा और पार्टी की पारंपरिक पकड़ की पुष्टि करेगा। लेकिन यदि पीडीपी या कोई अन्य उम्मीदवार यहां से अप्रत्याशित रूप से जीत दर्ज करता है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस बार का चुनाव परिणाम केवल दलों की ताकत नहीं, बल्कि जनता के रुझान और उम्मीदों का संकेत भी होगा। कश्मीर घाटी में बदलते राजनीतिक समीकरण, जम्मू में बीजेपी की स्थिति, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद के नए राजनीतिक परिदृश्य, इन सब की झलक इन उपचुनावों के नतीजों में देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे मतगणना का समय नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों के दफ्तरों में सरगर्मी बढ़ रही है। हर पार्टी अपने स्तर पर बूथवार रिपोर्टों और वोटिंग प्रतिशत के आधार पर अपने अपने समीकरण बिठाने में लगी है। स्थानीय कैफे, बाजारों, चौपालों में भी चर्चा का एक ही विषय है, इस बार कौन जीतेगा। लोगों का मानना है कि चाहे बडगाम हो या नगरोटा, दोनों जगह परिणाम बेहद करीबी होंगे और वोटों का अंतर कुछ 100 से लेकर अधिकतम कुछ 1000 तक ही रहने की संभावना है। नगरोटा में बीजेपी समर्थक जहां देवयानी राणा की भावनात्मक अपील पर भरोसा जता रहे हैं, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार परिवर्तन की लहर उन्हें फायदा पहुंचाएगी। उधर बडगाम में मतदाताओं का झुकाव किस ओर रहा, ये स्पष्ट तो 14 नवंबर को होगा, लेकिन ये तय है कि वहां का परिणाम जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया अध्याय जरूर जोड़ देगा। इन उपचुनावों ने यह भी साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति लोगों का विश्वास धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान, भारी मतदाता उपस्थिति और प्रशासन की सख्त निगरानी, ये सब प्रदेश की नई राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाते हैं। अब सबकी निगाहें मतगणना के दिन पर टिकी हैं, जब ये तय होगा कि नगरोटा में बीजेपी की परंपरा जारी रहती है या नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई नया इतिहास रचती है, और बडगाम में क्या उमर अब्दुल्ला की प्रतिष्ठा बरकरार रहती है या पीडीपी वहां नई कहानी लिखती है। लेकिन एक बात तय है कि इस बार जीत हार का फैसला बहुत छोटे मार्जिन से होने वाला है और ये उपचुनाव आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दिशा तय करने में एक अहम भूमिका अदा करेंगे।